वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पर हम सामान्य हिंदी विषय के टॉप 200 क्वेश्चंस देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है और ये वीडियो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, इसके अलावा यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट और वीडियो के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। हिंदी का, सामान्य हिंदी का अगर सिलेबस देखा जाए तो इन तीनों जो एग्ज़ाम है सबका ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही है। तो यहाँ पर आपके PYQ भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे एक एक करके। तो महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @study for civil services पर जा सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्विज लगाने मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमने इसको देखा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? सही उत्तर हो जाएगा 4। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। अब हिंदी वर्णमाला जो है इसमें 52 वर्ण होते हैं और इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है ध्वनि के आधार पर। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी बची व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन होते हैं और इसमें प्लस 2 अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं, अंग और आहा। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्वर की बात करेंगे, स्वर 11 होते हैं। 11 स्वरों में 2 भाग होते हैं। कुछ तो होते हैं ह्रस्व स्वर या फिर इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या फिर इन्हीं को एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ होते हैं दीर्घ स्वर और इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं और इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात की ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब ये 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं इनको देखिए, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं? एक तो छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके अलावा बाकी बचे 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन से? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनकी मात्रा बड़ी होती है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि बड़ा आ हुआ, बड़ी ई हुई, ए हुआ, अय हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ओ हुआ और औ। ये हो गए कितने? 7 स्वर हो गए। ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं को गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु क्या है? एक बड़ी मात्रा को गुरु कहा जाता है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें 2 मात्राएं होती है। एक तो आ की मात्रा हो गई प्लस एक और आ की मात्रा, इन दोनों को मिला देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है। पावक का क्या होगा? पाव प्लस का, पौ प्लस अक, पा प्लस वक या फिर पाव प्लस अक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौ प्लस अक। पावक का सही संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक और ये एक प्रकार की अयादी संधि है। अयादी स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है अयादी स्वर संधि और ये अयादी स्वर संधि है। अब इस संधि में होता क्या है? इस संधि में क्या होता है? या तो अय बनता है या फिर आय बनता है या फिर औ बनता है या फिर आव बनता है, आव। तो ये 4 चीज़ें अगर कहीं पर आपको शब्द में दिखे, किसी भी शब्द में आपको अय दिखे, आय दिखे, औ दिखे या फिर आओ दिखे, तो वहाँ पर समझ जाना कि अयादी स्वर संधि है, वो अयादी स्वर संधि का उदाहरण कहलाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे। जैसे कि पावक में ही देखें आप यहाँ पर, तो पावक में क्या है? आव आपको दिख रहा होगा, पाव के साथ पा प्लस आव प्लस का है। ये पावक का अगर थोड़ा सा विच्छेद करें, इसको, इस शब्द को विच्छेद करें तो पा प्लस आव प्लस का आपको इसमें दिखेगा। तो यहाँ पर आव दिखा है तो यहाँ पर क्या है? अयादी संधि है। अब इसमें जैसे कि 4 चीज़ें बननी है। एक तो क्या बनना है? अय बनना है, एक आय बनना है, एक
अव बनना है और एक आव बनना है। तो आव का उदाहरण तो आपने ये देख लिया, पौ प्लस अक पावक बन गया। आय का उदाहरण देखिए, जैसे कि शयन, शयन, शयन में आय दिख रहा होगा, शा प्लस आय शयन हो गया। अब ये बनता कैसे है, से प्लस अन, से प्लस अन मिलाकर बनेगा शयन। इसी प्रकार से गायन, गायन, गायन में क्या है, आय है, ये देखा आय, और ये बनता कैसे है, ये गए प्लस अन से बनता है गायन। और इसी के अलावा अगर अव को देखें तो अव दिखेगा आपको भवन में, भवन, भवन हुआ। ये सारे शब्द जो हैं अव के उदाहरण हो जाएंगे और अयादि संधि के अंतर्गत ही आएंगे। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भो प्लस वन बन जाएगा भवन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सीधे तौर पर याद रखिए, आय अव और आव दिखे तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौ प्लस अव, पावक। और इसी प्रकार से नाविक भी इसी का उदाहरण है, भावुक भी इसी का उदाहरण है, पावन भी पौ प्लस अन पावन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसी के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर अयादि संधि है। अब इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, दो मात्राएं मिलकर एक बड़ी मात्रा बनती है। तो अभी पहले इसका संधि विच्छेद करके देखो, मनोविज्ञान बनेगा कैसे, मनः प्लस विज्ञान से मिलकर बनता है मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान। तो सीधे तौर पर आपको दिख जाएगा, इसमें विसर्ग दिख रही है तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, सही उत्तर भी हो जाएगा विसर्ग। अब यहाँ पर दीर्घ मात्रा तो है नहीं तो दीर्घ संधि होगी नहीं, व्यंजन संधि भी नहीं है और अयादि संधि अभी पढ़ाई, तो ना तो यहाँ पर अय बन रहा है, आय बन रहा है, ना ही अव बन रहा है, ना ही आव बन रहा है। ठीक है, तो अयादि संधि भी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। इसी प्रकार से अगर आपसे तपोवन पूछा जाए तो तपः प्लस वन तपोवन हो जाएगा। आपसे मनोयोग पूछा जाए तो मनः प्लस योग मनोयोग हो जाएगा। अधः प्लस गति होता है अधोगति, अधः प्लस गति, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मिलाकर बनता है अधोगति, अधोगति। विसर्ग संधि होती कहाँ है, जहाँ पर विसर्ग के बाद, यहाँ पर इस शब्द में विसर्ग दी गई हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या फिर व्यंजन आए और विसर्ग में परिवर्तन हो जाए, ये स्वर या फिर व्यंजन विसर्ग, इस स्वर या फिर व्यंजन के माध्यम से विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी पद या फिर उपवाक्य आदि की पुनरुक्ति आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि किसी शब्द को आप हाईलाइट करना चाहते हैं और उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे कि आपने कुछ लिखा, किसी उक्ति को लिखा और आप उसको बताना चाहते हैं ये थोड़ी सी विशेष लाइन है, तो वहाँ पर आप उसके नीचे लाइन खींच देंगे। जैसे कि यहाँ पर विशेषता के नीचे एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन का नाम क्या होगा, ये पूछा गया है। सिरोरेखा कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं या फिर अल्प विराम कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अधोरेखा, इसको अधोरेखा कहते हैं। अधो यानी कि नीचे, और नीचे खींची जाने वाली रेखा को अधोरेखा कहा जाता है। सिरोरेखा ये कहलाती है जो शब्द के ऊपर खींची जाती है। ये वाली जो रेखा है ना, जिसको खींचकर शब्द लिखते हैं, जैसे कि किसी लिखना है तो ये रेखा हमने खींची और फिर यहाँ पर हमने किसी पद लिखा, इस प्रकार से, तो ये वाली जो रेखा है इसको सिरोरेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कौन सी होती है, ये तिर्यक रेखा होती है जब शब्द को काट दिया जाता है। इसके बाद अल्प विराम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन देख लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधोरेखा। अगला प्रश्न है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द होगा। हिमांशु का पर्यायवाची कौन सा है, मतंग, सलिल, सुरम्य या फिर निशाकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशाकर। हिमांशु का पर्यायवाची होता है निशाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं पर ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। दिनकर, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। लेकिन क्षिति सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। क्षिति, पृथ्वी या फिर वसुंधरा, ये सभी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं पूछा है इसमें भी। तरुणी, ललना, प्रमदा या फिर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती। भारती स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती, भारती, ये सब आपस में पर्यायवाची है। लेकिन तरुणी, ललना, प्रमदा, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से पूछा गया है। जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कलाकार कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। साकार कहेंगे? नहीं कहेंगे। बेकार कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार नहीं होता उसको निराकार कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? ये भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द से है। उसको घाटी कहते हैं? नहीं। उपत्यका कहते हैं? हाँ बिल्कुल। पर्वत की जो तलहटी होती है, पर्वत के जैसे कि ये पर्वत है और ये जो नीचे का भाग है इसको तलहटी कहते हैं, नीचे वाला। तो यहाँ पर जो आसपास में घास भी उगाती है तो इस भाग को उपत्यका कहा जाता है। ठीक है। द्रोण नहीं कहते हैं, बेसिन भी नहीं कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तलवी चाटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ पूछा है। बहुत बातें करना? नहीं। चापलूसी करना? हाँ। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? चापलूसी करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पाँव दिखाना? नहीं। तलवों में चोट लगना भी इसका अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चापलूसी करना। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पौ बारह होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। बसंत ऋतु का आना, भाग जाना, दिन के 12 बजना या फिर अत्यधिक लाभ होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक लाभ होना। पौ 12 होना यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा लाभ हो जाना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत। इसमें हमने मुहावरों का टॉपिक देखा, इसके अलावा वर्णमाला से प्रश्न देखे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा, विलोम, पर्यायवाची, ये सारे टॉपिक देखे। संधि का टॉपिक भी देखा। इसी प्रकार से क्विज के माध्यम से, प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से आपके PYQ भी कवर हो जाएंगे, प्लस सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है आप प्रैक्टिस क्विज लगा लें ताकि आपको एग्जाम में भी सहजता हो। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।